पता नहीं कब कैसे कोई हमारी जिंदगी में आकर के और चुपके से अपनी एक जगह बना लेता है। एहसास तक नहीं होता, पता तक नहीं चलता, बल्कि यूं कहें कि वो हमारे लाइफ के पर्सनल स्पेस में इंक्रोचमेंट कर देता है और हमें धीरे धीरे वक्त जब गुजरता जाता है उस इंक्रोचमेंट के साथ जीने की लत पड़ जाती है, उसमें हमें आनंद आने लगता है। और जैसे ही हम उसके आदी हो जाते हैं, हमें उस बिन बुलाए मेहमान की आदत पड़ जाती है। पता नहीं कब क्यों अचानक वो मेहमान कुलाचे भरने लगता है हमारे जिंदगी से दूर जाने के लिए। मिट्टी ने चाक से कुछ बनने की अपेक्षा की थी। मिट्टी ने चाक से कुछ बनने की अपेक्षा की थी, लेकिन चाक ने ऐसा चक्कर काटा कि मिट्टी कुछ और ही बन गई। नमस्कार। जी हाँ, मैं आपका दोस्त होस्ट मनोज मानव, आपके चहेते खुलता आसमां पर। जी हाँ, मुझे मालूम है आप जान रहे हैं कि आज हमारे संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवस्थाओं को लेकर के है, साहित्यिक बिंदुओं को लेकर के है, उसकी अपनी अस्मिता, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसके अपने उद्देश्य को लेकर के है। संस्था बयार का जो डिजिटल माध्यम खुलता आसमां है, उसमें जो हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, जो कि आप जानते भी हैं, जिसे आप अभी देख भी रहे हैं, काव्य कथा। काव्य कथा की आज पहली कड़ी है और उस पहली कड़ी में मैं हूं आपके साथ। और इस काव्य कथा का जो उद्देश्य है वो मैं पहले भी बता चुका हूं और आप सब लगभग जान ही रहे हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी रचनाएं भेज सकता है, जिसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा वो उसका वॉइस वीडियो करके हमें भेज सकता है, उस पर हम उसे एडिट करके चला सकते हैं, या फिर वो अपना वीडियो ही डायरेक्ट रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। मैं अपने इस खुलता आसमां पर उसे चलाऊंगा। साथ ही आप, अगर आपकी अपनी रचना है तो भी ठीक है, या किसी दूसरे साहित्यकार की रचना है तो भी ठीक है। तो आइए चलते हैं आज की प्रथम कड़ी के, माने काव्य कथा के प्रथम कड़ी के तरफ, जिसमें हम बिहार रंगमंच में पटना में एक प्रतिनिधि संस्था है प्रयास, उसके एक साथी हैं हमारे सिद्धांत सिंह। उन्होंने अभी एक वर्चुअल मीडिया पे अपना एक छोटा सा लिखा था कुछ, हम उससे शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम बिहार के युवा रंगकर्मी और भारतेंदु नाट्य अकेडमी से प्रशिक्षित गोपाल पांडे की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद एक कहानी है जो हमने फेसबुक से लिया है और रियल स्टोरी है बिहार के सीतामढ़ी की, और फेसबुक पे हमने आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी के वॉल से वो कहानी उठाई है। एक्चुअली वो कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। रिश्तों के गहराई, उसके गाढ़ेपन और उसके बिखराव के बीच जो सामंजस्य और जो मिसिंग है, जिसे हम देख नहीं पाते, बस वो छोटी सी मिसिंग आपको अंदर से बड़ा ही वो संवेदित करेगा वो कहानी। और आज जो मैं तीनों बातें आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी शुरुआत मैंने सिद्धांत सिंह और गोपाल पांडे की कविता के प्रथम दो पंक्तियों से किया है,
आपने शुरू में सुना है, ये तीनों एक दूसरे से बड़े बड़े बारीकी से जुड़ते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आज के काव्य कथा के प्रथम कड़ी में। लेकिन इससे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे KHULTAAASMA खुलता आसमां को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम कुछ अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप अपने हिसाब से उसे देख सकें। अपने कमेंट भी जरूर दीजिए। तो आइए चलते हैं आज के मूल प्रस्तुति के तरफ जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो सिद्धांत सिंह की वही पंक्ति की, पता नहीं कोई कब कैसे हमारी जिंदगी में आ जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमारे पर्सनल स्पेस को वो एक अनइनवाइटेड, बिना आमंत्रण का वो अतिथि आकर अपनी जगह बना लेता है और इसका एहसास तक नहीं होता। और धीरे धीरे जब हमें उस बिन बुलाए मेहमान की आदत पड़ जाती है, तब न जाने कब कैसे वो फिर से कुलाचे भरने लगता है हमारी जिंदगी से जाकर। वहीं गोपाल पांडे की कविता की पंक्तियां कहती हैं कि मिट्टी ने चाक से कुछ बनने की अपेक्षा की थी। मिट्टी ने चाक से कुछ बनने की अपेक्षा की थी, लेकिन चाक ने ऐसा चक्कर काटा कि मिट्टी कुछ और ही बन गई। चाक ने कुछ ऐसा चक्कर काटा कि मिट्टी कुछ और ही बन गई। बहुत सी हसरतें थी, अरमान थे, यूं कहें तो दोनों एक दूजे के जान थे। सपनों का एक आसमां भी था उनका, बनाया था एक घोंसला जुटाकर दिन का। क्या वजह रही होगी इसकी, करता मैं अक्सर पहचान था। क्या वजह रही होगी इसकी, करता मैं अक्सर पहचान था धागे का शायद कोई सिरा यूं उलझा जैसे ढूंढ रहा शमशान। रिश्तों के ये उलझे अनसुलझे जो धागे हैं, हमें पता ही नहीं चलता वो कब कौन सी दिशा तय करने लगते हैं और हम अजीब से उलझनों में फंसकर रह जाते हैं। जबकि थोड़ी सी बारीकी से अगर उसे हम निहारें तो हमारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। चलिए चलते हैं आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी की उस कहानी की तरफ जो उन्होंने अपने फेसबुक पर बिहार के सीतामढ़ी की सच्ची घटना को कहानी का रूप दिया है, जिसको मैंने शीर्षक दिया है तुलसी सूख गई थी। तुलसी सूख गई थी। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए थे। राधिका के
हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, शायद आखिरी बार ही, बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर उसे। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की मां। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का एक इकलौता बेटा भी था, अभी 7 वर्ष का ही तो था, और कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वो राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसे। सपनों का घर था उसका। कितने शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेद दाढ़ी झांकने लगी, और बालें भी, वो भी तो उजला हो चला है। और शरीर, वो भी पहले से आधा हो गया। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो बस मजबूरी में साथ हो गए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई थी किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ों को तो हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार ही तो शराब पी थी मैंने, सिर्फ एक बार पीकर भाग गया था। और राधिका के ऊपर उसने हाथ उठा दिया था। गुस्से में राधिका अपने मायके चली गई थी। और फिर चला था दौर लगाने सिखाने का। नौबत कोर्ट तक पहुंचाई जा चुकी थी। और तलाक। न राधिका लौटी और न नवीन लौटी। राधिका की मां बोली, कहां है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो मां। राधिका को न जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं। स्टोर रूम में बड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ तक। फिर राधिका ने नवीन के गहने से भरे बैग को उसे पकड़ा दिया। नवीन ने बैग राधिका को ही वापस कर दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत लगभग 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात
कोर्ट में खत्म हो गई राधिका। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा और सबसे बड़ा जानवर कहा गया। मुझे शराबी साबित किया गया। सुनकर राधिका की मां के नाक भौं चढ़ गए। नहीं चाहिए तुम्हारे वो 10 लाख, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए मुझे। क्यों? नवीन सोफे पर जो ऐसे बेसुध पड़ा था खड़ा हो गया। राधिका ने मुंह फेर लिया और मुंह फेर कर बोला, बस यूं ही। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। और इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया, दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था नवीन के लिए। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई और रो रहा था। अजीब सा जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा तो न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया मुझे। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट तो दिया था। घर भी तो आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। तब तक राधिका की मां आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लगा रही हो इसके? अब तो रिश्ते भी खत्म हो गए। मां बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा। पूरे शहर में घूमी थी तब जाकर ये पसंद आया था सोफा पसंद। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी अपने इस तुलसी जी को, पर तुलसी सूख गई थी और उसके साथ तुलसी ने भी घर छोड़ दिया। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। मां ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा हुआ था। एक बार तो उसे दया आई उस पर मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले भी झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगे उन फोटो पर गई जिसमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे। इतने में फिर मां आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर खड़ी गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन्न सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल राधिका के सामने बैठ गया। मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी राधिका। शब्द के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया।
और मां कुछ कहती उससे पहले वो नवीन से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की मां समझ चुकी थी कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ भी नहीं। काश उनको पहले मिलने थे। जब हम रिश्तों के पगडंडी पे चलते हैं तो पगडंडियों से पैर फिसलते जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चलना छोड़ देते। हम फिर से उस पगडंडी पे आते। रिश्तों की डोर उस पगडंडी की तहत ही होती है जहां बड़े बारीकी से, बड़े सहारे से धीरे 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 हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इस बात को समझनी होगी, और इस छोटी सी समझ को जिस दिन हम समझ लेंगे, हम बहुत सारे रिश्ते सुलझा सकते हैं, बहुत सारे रिश्तों के गांठ को मजबूत कर सकते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम बचा सकते हैं। शायद राधिका और नवीन इन बातों को समझ चुके थे। उस वैसे पल में, उस मोमेंट में जहां से बहुत कुछ बिगड़ सकता था, वहीं सब कुछ बन गया, सुधर गया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे काव्य कथा के आज के इस प्रथम कड़ी की जो प्रस्तुति है, जो कहानी है, जो कविताएं हैं, जो ओपनिंग सिद्धांत सिंह की जो कुछ कथ्य हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए काफी अंदर तक पैबस्त हुए होंगे। हमें भरोसा है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ खास चीजों को लेकर के हम अपने काव्य कथा में आएंगे। कुछ अलग अलग तरह की बातें आपके साथ साझा करेंगे, जिससे हमारा समाज, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हर व्यक्ति सजग हो, सुदृढ़ हो और सबल हो। तो इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे संस्था बयार, जिसका उद्देश्य साहित्य, समाज और संस्कृति है, अपने डिजिटल माध्यम खुलता आसमां के साथ अभी आपके बीच में है और आगे निरंतर रहेगा। काव्य कथा की प्रथम कड़ी की आज प्रस्तुति आपको अच्छी लगी और लगी होगी, और आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे खुलता आसमां के साथ। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अपने और भी साथियों के साथ काव्य कथा के दूसरे कड़ी में। आने वाली तमाम कड़ियों में अलग अलग लोग आपसे मिलेंगे। तब तक दीजिए अपने दोस्त होस्ट मनोज मानव को विदा, और देखते रहिए खुलता आसमां, करते रहिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।